गिल्ड प्रेसिडेंट बोलता है कि अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा और मैंने भी काफी टाइम से एक्सरसाइज नहीं की है। और वो ये बोलते ही नॉर्थन के सामने से गायब हो जाता है। वो पलक झपकते ही उसके पीछे आ जाता है और हम देखते हैं कि वो उसे काफी बुरी तरीके से पीट रहा होता है क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है नॉर्थन से। वो नॉर्थन को इतनी बुरी तरीके से पीटता है कि नॉर्थन खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है, जिसके बाद वो उसे ह्यूमिलिएट करता है। गिल्ड प्रेसिडेंट बोलता है कि तुम जवान हो और हम दोनों का कॉम्बैट गैप काफी ज्यादा है और तुम्हें ऐसे बिना सोचे समझे लड़ाई नहीं करनी चाहिए जब तुम जीत ना सको। रेली बोलता है कि ओल्ड मैन तुम इस चीज को हाथ भी मत लगाना क्योंकि ये हम लोगों को बिलोंग करती है। रेली बोलता है कि अगर ये चीज तुम्हारी जमीन पे पाई जाती तो हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं बोलते, पर ये हमारी जगह पे पाई गई है इसलिए तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। रेली बोलता है कि रेड एम्परर तो इसी के कारण तुम इतने टाइम से हम लोगों को कोई भी जवाब नहीं दे रहे थे। तो रेड एम्परर बोलता है कि तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। रेली बोलता है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ कि स्पिरिचुअल स्प्रिंग ब्रैंडन एम्पायर टेरिटरी के अंदर समन हुआ है और अब ये चीज सिर्फ हमें बिलोंग करती है। और तुम सब लोग कान खोल के सुनो, ये चीज हम तीनों भाइयों को बिलोंग करती है और अगर तुम यहाँ पे नहीं मरना चाहते तो तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। नॉर्थन बोलता है कि चलो हम लोग देखते हैं कि तुम आखिर कैसे स्पिरिचुअल स्प्रिंग को यहाँ से लेके जा सकते हो। गिल्ड प्रेसिडेंट बोलता है कि हम दोनों को संग में मिलकर काम करना चाहिए और हम इसे 90 और 10 के रेशो में बांट लेंगे। नॉर्थन बोलता है कि ओल्ड मैन तुम बहुत बुरे हो, कैसा रहेगा कि अगर हम इसे 80 और 20 के रेशो में बांटे, 80 मुझे मिलेगा और 20 तुम्हें। तभी एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट बोन सिटी के अंदर अपीयर होती है जिसकी वजह से सारे एबिलिटी यूजर्स का ध्यान उसकी तरफ पहुंच जाता है। आर्बिटर बोलता है कि ये बोन सिटी के अंदर से आ रही है, आखिर वहाँ पे क्या हो रहा है। गिल्ड प्रेसिडेंट रेली से बोलता है कि क्या तुम हमें बता सकते हो कि आखिर सिटी के अंदर क्या चल रहा है। तो रेली बोलता है कि ये हमारे ब्रैंडन एम्पायर के सीक्रेट है इसलिए हम तुम्हें इसे नहीं बता सकते। रेली घबरा रहा होता है, वो बोलता है कि ये हमारे प्लान के हिसाब से नहीं चल रहा। मैंने अपने भाई को कहा था कि पहले मैं स्पिरिचुअल स्प्रिंग का मैटर संभालूंगा पर फिर भी वो हार्वेस्ट कर रहे हैं पहले। ओल्ड मैन बोलता है कि अगर तुम सबको नहीं बताओगे तो मैं ही सबको बताऊंगा। रेली उसकी तरफ आगे बढ़ता है, वो बोलता है कि ओल्ड मैन तुम चुप रहो, कुछ भी मत बोलो। नॉर्थन रेली को रोकता है, वो बोलता है कि ओल्ड मैन सबको बताओ कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। रेड एम्परर भी उसे बोलने से रोक रहा होता है और अपने जायंट स्केलेटन से उसके ऊपर अटैक करता है। हम देखते हैं प्रेसिडेंट उसके अटैक को डॉज करता है। वो बताता है सबको चिल्लाते हुए, मैंने बोन एम्परर को बताया था कि अगर उन्हें रैंक 5 के लिए ब्रेक थ्रू करना है तो उन्हें 10 मिलियन लोगों को सेक्रीफाइस करना होगा और एक लाइफ एल्केमी परफॉर्म करनी होगी ताकि वो ब्रेक थ्रू करके एक पावरफुल सेलेस्टियल बन जाए। हम देखते हैं यांग गुस्से में बोलता है कि इसने 10 मिलियन लोगों को मार डाला। आर्बिटर बोलता है कि तुम बास्टर्ड्स, तुमने आखिर कैसे 10 मिलियन लोगों को मार डाला, वो भी इतनी आसानी से। प्रेसिडेंट बोलता है कि आर्बिटर तुम्हें शांत हो जाना चाहिए, वो सिर्फ ह्यूमन स्लेव्स थे। रेड एम्परर बोलता है कि केओस का लॉर्ड जो कि रैंक 4 का है वो भी इन्हीं लोगों में से है, फिर भी वो इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं हुआ है। यांग बताता है कि वो कई सारे पावरफुल ओसेड के लोगों से मिला है पर उन लोगों में से भी सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट और बोन एम्परर है क्योंकि उन लोगों को प्रोफाउंड के बारे में 9% पता है। फिर हमें दूसरे लोगों को दिखाया जाता है कि आखिर उन लोगों को कितने परसेंट प्रोफाउंड के बारे में पता है। यांग फिर हमें अपने सारे प्रोफाउंड के नाम बताता है और उन सब की परसेंटेज बताता है। वो बोलता है कि अगर मैं सबको मिला हूँ तो वो ओवरऑल 7% है और मुझे और ज्यादा स्ट्रांग होना होगा अगर मैं रिवेंज लेना चाहता हूँ तो। केओस का लॉर्ड तभी रेड एम्परर के ऊपर अटैक कर देता है। वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। हम देखते हैं वो अपनी पावर की मदद से उस स्पिरिचुअल स्प्रिंग के ऊपर भी अटैक कर देता है। वहाँ पे सभी लोग शॉक हो जाते हैं, वो नहीं समझ पा रहे होते कि आखिर ये पागल क्या करने की कोशिश कर रहा है। हम देखते हैं उसके अटैक की वजह से वो स्पिरिचुअल स्प्रिंग फट जाता है और चारों तरफ बहने लगता है। केओस का लॉर्ड उस चीज की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है कि अगर ये चीज मुझे नहीं मिलेगी तो मैं इसे तुम्हें भी नहीं लेने दूंगा। हम देखते हैं वो उसे लेने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि मैं 20% ले लूंगा, तुम बेवकूफ हो। यांग बोलता है कि यही उसके पास मौका है। हम देखते हैं वो अपनी पावर्स की मदद से एक वर्ड वॉर्टेक्स खोल लेता है और सारा स्पिरिचुअल स्प्रिंग उसके अंदर डालना शुरू कर देता है। तभी आर्बिटर काफी तेजी से केओस के लॉर्ड के पीछे आ जाता है जहाँ पे हम देखते हैं वो उसके शरीर के अंदर से वो एबिलिटी जीन और प्रोफाउंड जीन को बाहर निकाल लेता है और केओस का लॉर्ड कुछ भी नहीं कर पाता। जिसके बाद हम देखते हैं आर्बिटर नाटक करना शुरू कर देता है। वो जब वर्ल्ड के अंदर जाता है तो वो चिल्लाता है कि प्रेसिडेंट प्लीज मुझे बचा लीजिए। गिल्ड प्रेसिडेंट बोलता है आर्बिटर संभल के। जैसे ही हम देखते हैं वो वॉइड वॉर्टेक्स बंद होने वाला होता है तभी गिल्ड प्रेसिडेंट उसके पास पहुंचता है और एक काफी जोरदार पंच करता है उसके अंदर, जिसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि वॉइड के बंद होने के बाद भी यांग को काफी ज्यादा चोट आई होती है। फाई बोलती है कि भाई क्या हुआ, आखिर तुम्हें इतनी ज्यादा चोट कैसे आ गई। तो यांग बोलता है कि वो बाहर किसी से लड़ रहा था जिसकी पावर यहाँ तक पहुँच गई थी। यांग उसे स्पिरिचुअल स्प्रिंग दिखाते हुए बोलता है कि पर मैंने उन लोगों से काफी सारा स्पिरिचुअल स्प्रिंग ले लिया है। यांग उसे कंज्यूम कर लेता है। वो हम लोगों को बताता है कि इस बार उसे 18 यूनिट्स ऑफ लो फ्रेगमेंट मिले हैं और वो उन्हें यूज करेगा ब्रेक थ्रू करने के लिए। ये बिल्कुल ऐसा होगा कि वो 5th रैंक तक का बन गया है, पर अभी भी उसे कंट्रोल मिस्ट्री सीखने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी और इतने सारे लो फ्रेगमेंट होने के बाद भी वो इन
सबको नहीं मास्टर कर सकता। तभी यांग को नॉलेज मिलना शुरू हो जाती है, कंट्रोल, डिकम्पोजिंग, एनर्जी, स्पेस, टाइम। यांग बोलता है कि इस दुनिया के अंदर मेरी एग्जिस्टेंस तो डस्ट से भी ज्यादा छोटी है और ये जितनी भी सारी मिस्ट्रीज है लॉ की, ये सब आपस में एक दूसरे से लिंक है। यांग अपनी सारी एनर्जी यूज करना शुरू कर देता है, फिर उसे वही चीज मिल जाती है जो उसे चाहिए होती है, कंट्रोल मिस्ट्री का 9% प्रोफाउंड मीनिंग। वाईफाई बोलती है कि भाई तुम्हारा ऑरा काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। वेल ऐसा तो होना ही था क्योंकि यांग ने काफी ज्यादा नॉलेज ली होती है। यांग ट्रांसफॉर्म हो जाता है योजी के अंदर। वो बोलता है कि बाहर लड़ाई चल रही है और मुझे जाना ही होगा। तो फाइफाई बोलती है कि भाई तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। यांग जब उस वर्ल्ड के अंदर से बाहर आता है तो वो देखता है कि सारा मामला शांत हो गया होता है और ये मामला आधे घंटे में ही शांत हो जाता है। अब मैं परसेंटेज बता दूं, 30% मिला होता है गिल्ड के प्रेसिडेंट को, 10% मिला होता है नॉर्थन को और 5% मिला होता है स्टॉर्म लॉर्ड को और रेड एम्परर को। रेड एम्परर यूजी को देखते हुए बोलता है कि मैं इस बार इस बंदे को यहाँ से भागने नहीं दूंगा। हम देखते हैं गिल्ड प्रेसिडेंट बोलता है कि अगर तुम मुझे शांति से स्पिरिचुअल स्प्रिंग दे देते हो तो मैं जजमेंट को एक ब्रांच फोर्स बना सकता हूँ गिल्ड की, जो कि अजूरा प्लेन के अंदर रहेगी। और तुम्हें ये ऑफर कैसा लगा? योजी बोलता है कि अगर तुम उस चीज की बात कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने उसे अपनी बहन को दे दिया है ताकि वो उससे नहा सके, और अगर तुम्हें वो अभी भी चाहिए तो मैं बचा हुआ पानी लेके आ सकता हूँ तुम्हारे लिए। प्रेसिडेंट बोलता है कि तुम्हें बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। तो योजी बोलता है कि बुढ़े, मैं आज तुझसे लड़ना नहीं चाहता, मैं आज सबसे पहले ब्रैंडन एम्पायर के उन तीनों भाइयों को मारूंगा। रेड एम्पायर उस पर हंस रहा होता है। वो बोलता है कि तुम हमें मारोगे, ये कितना ज्यादा फनी है। वो बोलता है कि ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि तुम अपना पैर दीवार में देके मारना चाहते हो, और क्या तुम्हें नहीं पता मेरे बड़े भाई को 9% ऑफ प्रोफाउंड मीनिंग लॉ पता है और वो सिर्फ एक स्टेप दूर है ताकि वो 5th रैंक का एक सेलेस्टियल बन जाए, तुम बेकार ह्यूमन। योजी हंसते हुए बोलता है कि 9% वो तो अब मैं भी हूँ। और वो ये बोलते ही तभी काफी तेजी से रेड एम्परर की तरफ आगे बढ़ता है और उसका सर एक ही बार में उड़ा देता है। और ये देख के ओसिड के दूसरे लोग परेशान और डर जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर कैसे वो इतने स्ट्रॉन्ग एबिलिटी यूजर को वो भी इतनी आसानी से मार सकता है। योजी बोलता है कि ये तो सिर्फ फर्स्ट प्राइज है जो उन लोगों ने अभी पे किया है, अभी तो उन्हें बहुत कुछ पे करना है। रेली बोन एम्परर से बोलता है कि बड़े भाई आखिर तुम्हें रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि गिल्ड प्रेसिडेंट बाहर ही है और मुझे डर लग रहा है कि हमारा छोटा भाई उसे ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाएगा। बोन एम्परर बोलता है कि मुझे तुम थोड़ा सा और टाइम दो, क्योंकि जो लाइफ एल्केमी से मुझे एनर्जी मिली थी मैंने उसे यूज कर लिया ताकि मैं अपने आप को हील कर सकूं, जिसकी वजह से मैं अभी रैंक 5 के लिए ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया हूँ। वैसे तो मैं 5th रैंक के लिए ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया हूँ, पर मैं पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ और तुम्हें प्रेसिडेंट की चिंता लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं उसे बाद में संभाल लूंगा। रेली बोलता है कि बड़े भाई हम लोग ऐसा शो करेंगे कि हमें नहीं पता था कि हमारा छोटा भाई हमसे ये सिगरेट छुपा रहा है, क्योंकि वो वैसे भी हमेशा काफी ज्यादा इनसिक्योर रहता था इन सब चीजों के लिए। बोन एम्परर बोलता है कि तुमने ठीक कहा, और अगर उसे वैसे भी वो स्पिरिचुअल स्प्रिंग चाहिए होता तो हम लोग उससे कम्पीट कभी भी नहीं कर पाते। मेरा छोटा भाई मुझसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होगा क्योंकि मैंने लाइफ एल्केमी की एनर्जी को यूज किया है ताकि मैं अपने आप को हील कर सकूं, और अब मुझे स्पिरिचुअल स्प्रिंग चाहिए ताकि मैं 5th रैंक का बन सकूं। रेली बोलता है कि भाई मैं बाहर देख के आता हूँ, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ हमारा छोटा भाई है और वो उन लोगों को ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाएगा। रेली जब अपने फोर्ट से बाहर निकलता है तो वहाँ पे उसका एक सर्वेंट आता है। वो बोलता है कि ब्लू एम्परर, रेड एम्परर मारे गए हैं। रेली बोलता है कि आखिर तुमने क्या कहा, दोबारा बोलो। वो सर्वेंट बोलता है कि रेड एम्परर मारे गए हैं, उनकी बॉडी वहाँ पड़ी हुई है। रेली जब अपने छोटे भाई को ऐसे देखता है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो बोलता है कि जिसने भी ऐसा हमारी ब्रैंडन फैमिली के संग किया है मैं उसे जरूर पे करवाऊंगा इसके लिए। जिसके बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और अपनी पूरी पावर्स को रिलीज करना शुरू कर देता है और वो बहुत तेजी से योजी की तरफ बढ़ता है। योजी बोलता है तो इसे इतनी ज्यादा मरने की जल्दी है। रेली जैसे ही उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है तो हम देखते हैं योजी एक बहुत बड़ा गॉड ऑफ मेटल की एक शील्ड बना लेता है अपने सामने। रेली उसके ऊपर अटैक करता है। वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इसकी मदद से बच सकते हो? हम देखते हैं वो उसको अपने अटैक की मदद से चारों तरफ से बंद कर देता है। योजी बोलता है कि तुमने मुझे कंज्यूम कर लिया है, क्या तुम्हें नहीं पता कि अब मैं और आसानी से तुम्हारे वाइटल पॉइंट्स के ऊपर अटैक कर सकता हूँ? योजी फिर कुछ समन करता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि उसने रेड एम्परर की एबिलिटी को चुरा लिया है। वो बोलता है कि चलो देखते हैं क्या इन दोनों भाइयों की पावर्स के अंदर कुछ भी सिमिलर है। रेली बोलता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है, तो हम देखते हैं उन दोनों भाइयों की पावर्स आपस में टकराती है जिसकी वजह से वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है। रेली बोलता है कि तुम डुअल टाइप सुपर नेचुरल पर्सन हो और मैंने शायद तुम्हारी पावर्स को गलत नाप लिया था। योजी उसके भाई की पावर यूज करते हुए बोलता है तो ये है ब्रैंडन एम्पायर के इनहेरिटेंस की पावर। रेली बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये पावर है अनडेड
एलिमेंट की, आखिर तुम कौन हो? योजी बोलता है कि मैं तुम्हारी मौत का सौदागर हूँ। हम देखते हैं योजी उसी के भाई की पावर से ही रेली के ऊपर अटैक कर रहा होता है और जैसे योजी को मौका मिलता है तो वो रेड एम्पर की तरह रेली का भी काम तमाम करने की कोशिश करता है और रेली को तब तक पता चल जाता है कि आखिर उसके संग क्या होने वाला है। हम देखते हैं वो वहाँ से बच के भागने की कोशिश करता है तो योजी बोलता है उसके ऊपर चिल्लाते हुए कि ऐसा करने की तुम सोचना भी मत। प्रेसिडेंट बोलता है कि आखिर ये मॉन्स्टर कहाँ से आया है और ये तो एक नाइटमेयर है, इसे और ज्यादा स्ट्रांग होते हुए देखना। प्रेसिडेंट नॉर्थन से बोलता है कि अब तुम अटैक करने के लिए रेडी रहना तो नॉर्थन बोलता है कि बड़ो तुम तो कह रहे थे कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे और अब तुम्हें उनकी पोजीशन के बारे में पता चला है तो तुम उनके ऊपर अटैक करने का सोच रहे हो, वैसे हमें इसका एडवांटेज जरूर लेना चाहिए। प्रेसिडेंट बोलता है कि आखिर तुम क्या बोल रहे हो, हमें ब्रैंडन टम्पायर के भाइयों की मदद करनी चाहिए। नॉर्थन बोलता है कि क्या तुम सीरियस हो? वैसे तो मैं चाहता था कि ये बंदा ब्रैंडन टम्पायर के उन भाइयों को मार डाले मेरी आंखों के सामने और अब तुम उन लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है योजी बोन सिटी के अंदर पहुंच जाता है। योजी बोलता है कि मेरी आंखों के सामने मेरे लोगों को मारा जा रहा है, आखिर मैं शांत कैसे हो जाऊं? मैं तो इन लोगों को जान से मार डालूंगा और इन लोगों ने साउथ कॉन्टिनेंट के हमारे लोगों को वहां से उठा लिया था और उनकी जिंदगी नरक बना डाली है इन लोगों ने और अब ये मेरी बारी है जहाँ पे मैं इन लोगों की जिंदगी नरक बनाऊं। रेली भाग के रेड एम्पर के पास पहुंच जाता है। वो बोलता है कि बड़े भाई हमारे छोटे भाई को उसने मार दिया है जिसका नाम है योजी और मैंने उससे अपनी फुल स्ट्रेंथ से फाइट करी फिर भी मैं उसका कुछ भी नहीं उखाड़ पाया और देखा जाए वो एक रेयर डुअल टाइप का 4th रैंक का एबिलिटी यूजर है जो कि एक सुपरनेचुरल पर्सन है और ऐसे लोग सेलेस्टियल से भी ज्यादा रेयर होते हैं और बड़े भाई तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी है उसके लिए, अब तुम्हें जल्दी से बाहर आना चाहिए। बोन एम्पर बोलता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत जल्दी स्ट्रांग होने वाला हूँ। जिसके बाद वो पर्सन मेरे सामने एक कीड़ा बन जाएगा। तभी उनके फोर्ट के अंदर काफी ज्यादा वाइब्रेशन क्रिएट होना शुरू हो जाती है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है योजी उनके पूरे फोर्ट को तोड़ देता है, वो भी अपनी एक ही फिस्ट से। बोन एम्पर बोलता है कि तुमने मेरे छोटे भाई को जान से मार दिया तो योजी बोलता है कि तुमने मेरे मिलियंस ऑफ लोगों की जान ले ली है। बोन एम्पर बोलता है कि अगर तुमने अपने आप को ही मार लिया तो मैं तुम्हारी बॉडी को छोड़ दूंगा, नहीं तो अगर मैं अपनी फुल पावर में आ गया तो मैं तुम्हारी बॉडी को क्रश करके उसे धूल बना दूंगा। योजी बोलता है कि ठीक है, उससे पहले मैं ब्लू एम्पर की जान तो ले लूं। जहाँ पे हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। रेली वहाँ से बच के भाग रहा होता है तभी योजी पीछे मुड़ के उसे पकड़ लेता है और उसके ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है। रेली बोलता है कि आखिर तुमने प्रेडिक्ट कैसे किया कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ? योजी बोलता है कि चलो देखते हैं कि तुम आखिर और कितने ज्यादा पंचेस को झेल सकते हो। रेली बोलता है कि बड़े भाई मैं इसे रोकने की कोशिश करूंगा जब तक आप फुली हील ना हो जाओ। तो हम देखते हैं योजी उसे बुरी तरीके से पीटना स्टार्ट कर देता है और रेली चिल्ला रहा होता है अपने भाई के लिए। बोन एम्पर कंसंट्रेशन करने की कोशिश कर रहा होता है पर हम देखते हैं योजी तभी उसे पीटते पीटते बीच में ही उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है। जहाँ पर रेली चिल्ला रहा होता है कि बड़े भाई प्लीज आप मेरी हेल्प करिए। तो हम देखते हैं बोन एम्पर कंसंट्रेशन तोड़ देता है। वो बोलता है कि तुम जीते, आखिर तुम्हारी क्या कंडीशन है, प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो। योजी बोलता है कि आखिर तुम कैसे मिलियंस ऑफ लोगों की जान के डेट को पे करोगे, क्यों ना मैं तुम्हारे किसी साथी को जान से मार डालूं और कैसा रहेगा कि अगर मैं उन जानों के बदले तुम्हारी भाई की जान ले लूं। तो योजी रेली की तरफ अपने गोल्ड मेडल की एक एरो को पॉइंट करते हुए बोलता है कि कैसा रहेगा। जहाँ पे बोन एम्पर काफी ज्यादा घबरा जाता है तभी वहाँ पे प्रेसिडेंट पहुंच जाता है। वो उन लोगों के बीच के अंदर अर्थ एलिमेंट का बैरियर बना देता है जिसकी वजह से उसके भाई की जान बच जाती है। तो योजी गुस्से में आ जाता है। वो बोलता है कि तुम मेरे और ब्रैंडन के भाइयों के बीच में कैसे आए? प्रेसिडेंट बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इतने शॉर्ट टाइम के अंदर कोई ऐसा इंडिविजुअल आएगा जो हम लोगों से भी ज्यादा स्ट्रांग होगा और कैसा रहेगा कि तुम हमारी मर्सिनरी गिल्ड को ज्वाइन कर लो। योजी बोलता है कि तुम ओसिडियंस काफी ज्यादा एरोगेंट होते हो और तुम अपने सर्वाइवल के लिए कुछ भी कर सकते हो, यहाँ तक कि डिस्ट्रक्शन भी। और अजूरा प्लान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, हम लोगों की जान की वैल्यू करते हैं और हमारी पूरी रेस डिग्निटी से चलती है और अब से और आज से हमारी ह्यूमन रेस कभी भी गुलाम नहीं रहेगी तुम लोगों की। जिसके बाद योजी अपनी एबिलिटी यूज करता है गोल्ड मेड मेटल की और वहाँ पे एक बहुत बड़ा मेटल का भवंडर बना देता है। तो सारे स्लेव्स बोलते हैं कि इन रूइंस के अंदर क्या हम ह्यूमन स्लेव्स को कोई बचाने आया है? वहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो भी स्लेव्स होते हैं वो सब खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे लोगों ने हमें कभी भी नहीं छोड़ा था, वो लोग यहाँ पे आ गए हैं हमें बचाने के लिए और वो लोग हमें यहाँ से जरूर लेके जाएंगे। उन एम्पर प्रेसिडेंट से बोलता है कि अगर तुम इस बंदे को थोड़ी देर तक और संभाल लो तो मैं फुली रिकवर हो जाऊंगा। योजी बोलता है कि लगता है उसे अपना प्लान चेंज करना होगा क्योंकि बोन एम्पर का जो ऑरा है वो स्ट्रांग होता जा रहा है और अगर वो प्रेसिडेंट के संग मिल गया तो उसे डर लग रहा है कि वो यहाँ पे हार भी सकता है और इस समय उसे और ज्यादा एनर्जी की जरूरत है ताकि वो अपने लोगों को यहाँ से लेके निकल सके। योजी नॉर्थर्न स्टॉर्म लॉर्ड की तरफ देखते हुए बोलता है कि सारे रैंक 4 के अंदर से मेरे को यही सबसे इजीएस्ट टारगेट लग रहा है ताकि मैं इसे मार सकूं और मुझे कुछ लॉ ऑफ फ्रैगमेंट मिल जाए। बोन एम्पर बोलता है कि मैंने मान लिया तुम्हारा टैलेंट काफी ज्यादा अच्छा है और तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो पर तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। बोन एम्पर जैसे ही अपने सामने देखता है तो योजी वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं वो स्टॉर्म लॉर्ड के पीछे आ गया होता है तेजी से। स्टॉर्म लॉर्ड जैसे ही पीछे मुड़ता है तो हम
हम देखते हैं योजी अपनी पावर्स का यूज करता है और अपने एक ही मूव के अंदर स्टॉर्म लॉर्ड के चिथड़े उड़ा देता है। योजी उसके प्रोफाउंड के जीन और एबिलिटी जीन को लेकर वहाँ से जैसे ही जा रहा होता है वो बोलता है कि मैं होप करता हूँ जब हम लोग दोबारा मिलेंगे तो तुम लोग मरे नहीं होगे, नहीं तो मुझे काफी ज्यादा बोर फील होगा। हम देखते हैं बोन एम्परर बोलता है कि वो यहाँ से भाग रहा है फिर भी ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। प्रेसिडेंट बोलता है कि मुझे पता है कि उसके कोई और प्लान है, नहीं तो वो स्टॉर्म लॉर्ड को यहाँ पे नहीं मारता। अभी वो बोलता है कि मुझे उसकी एनर्जी महसूस हो रही है और वो यहाँ से थोड़ी दूर पे है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है योजी ने काफी सारे वॉइड वॉर्टेक्स खोल लिए होते हैं उस पूरी सिटी के अंदर। अभी योजी उसमें से बाहर आते हुए बोलता है कि तुम लोग डरो मत, मैं एक ह्यूमन हूँ रैंक 4 का और मैं यहाँ पे तुम लोगों को बचाने के लिए आया हूँ। वो स्लेव्स बोलते हैं कि फाइनली वो लोग बच गए हैं, अब उन लोगों को ऐसे जीने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे हम देखते हैं बोन एम्परर और प्रेसिडेंट ऊपर से ये सारी चीजें देख रहे होते हैं। बोन एम्परर बोलता है कि योजी ने इतनी ज्यादा ह्यूज अमाउंट के अंदर मैजिक को कंज्यूम कर लिया है, आखिर किस चीज के लिए, क्या उसे भी लाइफ एल्केमी परफॉर्म करनी है इन स्लेव्स के साथ। एम्परर बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, उन लोगों के पास एल्केमी टूल हो ही नहीं सकता, तो ये लाइफ एल्केमी कैसे परफॉर्म करेगा। और सिर्फ उन्हीं लोगों की फैमिली के पास वो टूल है जिससे वो लोग लाइफ एल्केमी परफॉर्म कर सकते हैं और उसे पाने के लिए उन्हें भी काफी साल वेट करना पड़ा था और ये सिर्फ हमारी पीढ़ियों के अंदर पास की जाती है एक दूसरे को। प्रेसिडेंट बोलता है कि मुझे डर लग रहा है कि इसने इतनी सारी एनर्जी को कंज्यूम किया था कि वो सिर्फ इन लोगों को बचा सके और शायद मैंने ह्यूमन रेस को गलत आंका था, शायद मुझे दोबारा से उन लोगों को और जानने की जरूरत है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वॉइड रेलम टेम्पल का सीन, जहाँ पे योजी के सामने एक लाइट ककून होता है और वो जैसे ही फटता है तो उसके अंदर से फाइफाई बाहर निकलती है। योजी बोलता है तो ये है पावर स्पिरिचुअल स्प्रिंग की और मुझे तभी पता था कि रेड एम्परर इसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। योजी बोलता है कि उसके पास 60% स्पिरिचुअल स्प्रिंग था जिसके अंदर से 10% उसकी बहन ने यूज कर लिया और अभी भी उसके पास 50% बचा हुआ है और योजी को 9% प्रोफाउंड की पावर के उसके लॉर्ड की बॉडी की मदद से मिली थी। फाइफाई नीचे आती है, वो बोलती है कि भाई क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया, तो योजी बोलता है कि उसका आधा काम पूरा हो गया है और अब उसके सामने और नए चैलेंजेस आ गए हैं। योजी बोलता है कि उसे और ज्यादा हेल्प की जरूरत थी इसलिए उसने उसे स्पिरिचुअल स्प्रिंग दिया था। फाइफाई बोलती है कि भाई मुझे पता है कि स्पिरिचुअल स्प्रिंग काफी ज्यादा वैल्यूएबल मटेरियल है जो कि अपने साथियों को भी नहीं दिया जा सकता। योजी बोलता है कि अब फाइनल फाइट काफी जल्दी आने वाली है इसलिए उसे और ज्यादा कंपेनियंस की जरूरत है जिस पे वो भरोसा कर सके। वॉइड वॉर्टेक्स अज़ूरा प्लान के अंदर खुलता है जहाँ पे हम देखते हैं उसके अंदर से वो सारे स्लेव्स बाहर आना शुरू कर देते हैं। वो स्लेव्स बोलते हैं कि ये फोर्स ही है, फाइनली वो लोग अपनी जगह पे वापस आ गए हैं। अज़ूरा के दूसरे लोग उन लोगों को देख के बोलते हैं कि ये तो हमारे लोग हैं जो कि ऑक्यूपाइड एरिया के अंदर से आ रहे हैं और इन लोगों को देखो, इन लोगों की हालत तो काफी ज्यादा खराब है और आखिर कैसे वो लोग वहां से बच के आ पाए। तो एक बंदा बोलता है कि मुझे तो ये वॉइड वॉर्टेक्स देख के ऐसा लगता है कि ये हमारे लॉर्ड पिग का काम है। योजी और पिग उस वर्ल्ड के अंदर से बाहर आते हैं जहाँ पे योजी बोलता है कि जेंटलमैन मुझे लगता है ऐसा कि हम दोनों को अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। पिग उन लोगों को बोलता है कि वो लोग साउथ कॉन्टिनेंट के ऑक्यूपाइड एरिया के अंदर गए थे और लकीली जो लोग वहाँ पे सर्वाइव कर पाए वो लोग उन्हें सेफली यहाँ पे ले आए। जी बोलता है कि मेरी सभी लोगों से दरख्वास्त है कि ये लोग भी हमारे लोग हैं और इन लोगों को भी इक्वल ट्रीट किया जाए और इन्हें भी वही प्यार और सम्मान मिले जो हम लोगों को मिलता है और हमें इन लोगों को अपने से अलग नहीं समझना। इन लोगों ने कई सालों तक ये सब सहा है और अब ऐसा नहीं होगा, अब हम लोग एक फैमिली हैं। एक बोलता है कि सभी लोग ध्यान से सुनो, मैं अब तुम सब लोगों को एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ बोन सिटी की, जहाँ पे हमारे इन लोगों के संग क्या होता था और क्या हो रहा था।